आज की कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जो अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रिश्ते, भरोसा और करियर सब कुछ दांव पर लग जाता है। एक तरफ है उसका बॉस जिसका अफेयर उसकी मॉम से हो जाता है और दूसरी तरफ है उसकी मॉम जो अपनी बेटी से छिपकर उसी की बॉस के साथ करती है ऐसे ऐसे कांड जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है क्रिस कोल नाम के एक सुपरस्टार को दिखाते हुए जो अपने सुपर हीरो रोल की वजह से दुनिया भर में फेमस है और उसकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह सिर्फ उसी के चर्चे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक खूबसूरत लड़की ज़ारा को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसी हुई है और गुस्से में खुद से ही बात कर रही होती है। ज़ारा असल में क्रिस की सेक्रेटरी है और उसे जल्दी से क्रिस के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचना है। इधर क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एशली के साथ लंच डेट पर है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों को सोच समझकर एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। इसी बीच वेटर ऑर्डर लेने आ जाता है तो क्रिस जल्दी से ज़ारा को मैसेज करता है कि वो जल्दी यहाँ पहुंचे। असल में ज़ारा के पास एक गिफ्ट है जो क्रिस को तुरंत चाहिए, इसलिए वो बड़ी मुश्किलों से वहाँ पहुँचती है और कैसे भी करके गिफ्ट उसे दे देती है। इसके बाद क्रिस एशली को बताता है कि मेरी आने वाली फिल्म के लिए मैं बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ, इसलिए ब्रेकअप कर लेना ही शायद हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। फिर उसे वो गिफ्ट दिखाता है जो एक जोड़ी डायमंड इयररिंग्स होती है, तो एशली ना चाहते हुए भी ये रिश्ता खत्म करने के लिए मान जाती है और गिफ्ट लेकर चली जाती है। इसके बाद हम क्रिस और ज़ारा को कार में देखते हैं जहाँ क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन फिर वो ज़ारा पर भड़कने लगता है कि तुम कहाँ मर गई थी, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी मुश्किल में था, मेरी जान हलक में आ चुकी थी, मन कर रहा है कि अभी तुम्हें जॉब से निकाल दूं। असल में ज़ारा भी इस जॉब से कुछ खास खुश नहीं है, पर उसे पता है कि क्रिस अक्सर इसी तरह से बात करता है और यहाँ उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि क्रिस अपनी आने वाली फिल्म की स्टोरी को लेकर परेशान है। तो वो ज़ारा को अगले दिन सुबह 8 बजे एक अच्छे राइटर के साथ घर पर आने का काम सौंपता है ताकि स्टोरी रीराइट करके उसे बेहतर बनाया जा सके। साथ ही वो एशली को दिए हुए गिफ्ट्स वापस लाने के लिए भी कहता है, लेकिन ज़ारा इस काम से इनकार करने लगती है। उसे लगता है किसी को कुछ देकर वापस मांगना बहुत ही ज्यादा घटिया काम है। इसके बाद हम ज़ारा की मॉम और ग्रैंडमदर से मिलते हैं जिनके नाम हैं ब्रुक और लेला। ब्रुक एक कामयाब राइटर रह चुकी है और वो लेला से कहती है, आजकल मुझे खुद का लिखा हुआ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, काफी दिनों तक लिखना छोड़ दिया था इसलिए शायद ऐसा हो रहा है और ज़ारा के डैड के गुजर जाने के बाद से सब कुछ बिखर सा गया है। इस पर लेला उसे हिम्मत देती है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, मैंने तुम्हारे अभी के लिखे हुए कुछ पन्ने पढ़े हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं, तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो और जिंदगी के कितने उतार चढ़ाव के बावजूद भी तुम एक कामयाब राइटर बनी और साथ ही एक अच्छी माँ भी बनी। और राइटिंग के बारे में बात करूँ तो अगर चाहो तो तुम अपनी स्टोरी भी लिख सकती हो, मुझे लगता है ये भी एक बेहतरीन कहानी हो सकती है। इसके बाद ज़ारा को घर लौटते हुए दिखाया जाता है और वो अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे पूछती है, मॉम आपकी पहली बुक पब्लिश होने के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? तो वो जवाब देती है 30 साल थी, लेकिन तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? तो ज़ारा कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं शायद आपके जैसा कुछ खास नहीं कर पाऊंगी। मैं जॉब तो कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिस कभी कभी भूल जाता है कि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ या कुछ और। मॉम उसे समझाती हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे खुलकर बताना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर आगे ज़ारा अपने बेडरूम में होती है, तभी क्रिस कॉल करके उसे सुपरमार्केट जाने के लिए कहता है, तो मजबूरन ज़ारा वहाँ जाती है और क्रिस की बताई हुई सारी चीजें खरीदती हैं। फिर उसकी मुलाकात उसकी दोस्त स्टेला से होती है जो एक राइटर है। ज़ारा उसे क्रिस की फिल्म की स्टोरी को रीराइट करने के लिए कहती है, लेकिन स्टेला कहती है कि मैं सुपर हीरो मूवीज की स्टोरी शायद रीराइट नहीं कर पाऊंगी और सच कहूँ तो मैंने बहुत दिनों से लिखना छोड़ दिया है, पर एक बार ट्राई करके देख सकती हूँ। इसके बाद ज़ारा जब क्रिस के घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि मेन गेट का पासवर्ड बदल दिया गया है, तो वो तुरंत क्रिस को कॉल करती है और क्रिस गुस्से में जवाब देता है कि हाँ, मैंने पासवर्ड इसलिए बदला है क्योंकि तुमने मुझे वादा किया था कि सुबह 8 बजे तुम एक राइटर के साथ आओगी। तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में हूँ, तुम एक भी काम सही समय पर नहीं कर रही हो और तुमने एशली के घर से मेरे सामान वापस लाए या नहीं? अगर अभी नहीं लाई तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। ये सुनकर ज़ारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गेट के ऊपर से कूदकर सीधे घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर गुस्से में क्रिस को कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे मुंह पर ये कह सकूं कि मैं ये बकवास नौकरी छोड़ रही हूँ। ये सुनकर क्रिस टेंशन में पड़ जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है कि तुम ऐसे अचानक जॉब छोड़ दोगी तो मेरा सारा काम रुक जाएगा, लेकिन ज़ारा अब पूरी तरह से गुस्से में थी। वो कहती है, मैं ऐसे इंसान के लिए काम क्यों करूँ जो मुझे बंदूक की नोक पर अजीब अजीब काम करवाना चाहता है। और इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है और आखिरकार ज़ारा गुस्से में नौकरी छोड़कर वहाँ से घर लौट आती है। अब घर पहुँचने पर उसकी मॉम पूछती है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लेकिन ज़ारा अपनी जॉब के बारे में कुछ नहीं बताती और सिर्फ कहती है, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ और कुछ नहीं। इसी बीच उसकी फ्रेंड जेनी आती है तो ज़ारा उसे अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती हैं और जेनी उसे थोड़ी बहुत मोटिवेट भी करती है। फिर जेनी के जाने के बाद ज़ारा अपनी मॉम के पास आती है और सच बता देती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, मैं क्रिस के उल्टे सीधे कामों से तंग आ गई थी, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
इस पर जारा की मॉम उसे समझाती है, तुम्हें क्या करना है ये मैं कैसे बता सकती हूँ, तुम अब समझदार हो और कुछ भी करने के काबिल भी बन चुकी हो, तुम्हें जो सही लगे वही करो। ये सुनकर जारा थोड़ी उलझन और परेशानी में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिस अपने काम को लेकर बहुत परेशान है और इस बेचैनी में वो जारा के घर पहुँच जाता है। घर में जारा की मॉम घर की सफाई कर रही होती है तो क्रिस डोरबेल बजाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि गेट खुला हुआ है तो वो अंदर चला जाता है और जारा को पुकारने लगता है। ये सुनकर ब्रुक बाहर आती है और देखती है कि ये तो जारा का बॉस है। वो कहती है जारा बाहर गई है और शायद उसे लौटने में वक्त लग जाएगा। फिर वो क्रिस को बैठने के लिए कहती है और अंदर जाके कपड़े बदल के आती है। इसके बाद दोनों बैठकर टिकीला पीते हुए थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं। क्रिस बताता है जारा ने जॉब छोड़ दी है, वो थोड़ी गुस्से में भी थी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि उससे बात करके उसे वापस ज्वाइन करने के लिए मना सकूं। तो बातों बातों में ब्रुक अपना नाम बताती है। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं और बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे गहरा होने लगता है। फिर क्रिस अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम के बारे में ब्रुक को बताने लगता है कि वो एक राइटर ढूंढ रहा है। तो ब्रुक उसे ले जाकर एक किताब देती है। तभी क्रिस की नजर वहाँ रखे एक नेशनल अवार्ड पर पड़ती है तो वो हैरानी से पूछता है, ये अवार्ड किसे मिला था? तो ब्रुक कहती है, ये अवार्ड मुझे मिला था और मैं असल में एक राइटर हूँ। फिर वो आगे अपने बारे में और कहती है कि जारा के डैड को गुजरे हुए 11 साल हो चुके हैं। इसके बाद मैंने जिंदगी के बहुत मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद भी खुद को संभाला और अकेले रहकर अपनी बेटी को बेहतरीन परवरिश की। और इस तरह बातों बातों में दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगता है और बातों बातों में क्रिस थोड़े शरारती अंदाज में उसकी तारीफ करने लगता है तो ब्रुक को उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। तभी क्रिस उससे नोटी नोटी बातें करते हुए एक किस कर देता है जिससे ब्रुक बेकाबू होने लगती है और दोनों धीरे धीरे बहुत करीब होके किस करने लगते हैं। फिर कमरे में एक जोरदार तूफान और भूकंप आता है और दोनों इस पल को बहुत एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच जारा घर लौटती है और अपनी मॉम को आवाज लगाते हुए ऊपर जाती है। वहाँ जाकर जैसे ही वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है तो उनके कारनामे देखकर घबरा जाती है और सिर दीवार से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर क्रिस और ब्रुक उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ जारा दोनों पर गुस्सा करने लगती है। फिर क्लिनिक के अंदर वो अपनी मॉम से कहती है वो आपसे 20 साल छोटा है और आप उसके साथ इस तरह का काम कैसे कर सकती हो। तो ब्रुक उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते और ये सिर्फ एक सुनहरा लम्हा था जिसे हमने शेयर कर लिया, तो इसमें इतना सीरियस होने जैसा क्या है। तभी क्रिस अंदर आता है तो वहाँ का डॉक्टर क्रिस का बड़ा फैन निकल जाता है और वो जारा को चेक करने के बजाय क्रिस से ही बातें करने लगता है जो देखकर जारा और भी ज्यादा गुस्से से भर जाती है। फिर घर लौटते समय क्रिस जारा से कहता है, अगर मैं तुम्हें इस मूवी का एसोसिएट प्रोड्यूसर बना दूं तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? तो जारा रूड होकर कहती है, लेकिन जो तुमने मेरी मॉम के साथ किया वो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। तो क्रिस कहता है, ठीक है, ये हम दोनों की गलती थी लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर अगले दिन क्रिस अपनी फिल्म की शूटिंग करने लगता है और जारा बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर सेट पर अपना काम संभालती है। इसके बाद हम ब्रुक को देखते हैं जिसको क्रिस मैसेज करके डिनर के लिए एक जगह पर इनवाइट करता है। ये देखकर पहले तो ब्रुक मना करती है लेकिन फिर वो तैयार हो जाती है और एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर क्रिस के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ स्टेला और जारा मिलकर क्रिस के फिल्म की स्क्रिप्ट सही कर रही होती है और इधर क्रिस और ब्रुक डिनर करते हुए बातें करने लगते हैं। क्रिस कहता है, जो कुछ हमारे बीच हुआ वो शायद दोबारा नहीं होना चाहिए। ब्रुक कहती है कि हाँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए और वैसे भी जारा को हमारे इस मुलाकात के बारे में नहीं पता, पर मैं उसे बाद में बता दूंगी कि हमने बात करके सब कुछ सही कर दिया। इसके बाद क्रिस पूछता है, डिनर के बाद क्या तुम मेरे साथ वॉक करते हुए न्यूयॉर्क स्टूडियो घूमने चलोगी? तो वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। फिर एक रोमांटिक वॉक के बाद दोनों एक जगह पर बैठकर ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं और उनकी बातों से लग रहा था दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यहाँ पर क्रिस फिर से ब्रुक के करीब होने की कोशिश करता है। तभी ब्रुक कहती है कि देखो, कभी भी मेरा दिल मत तोड़ना और कभी भी मुझे बड़ा चढ़ाकर झूठ भी मत बोलना। इसके बाद धीरे धीरे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब होने लगते हैं और दोनों पूरी तरह से रोमांटिक मूड में चले जाते हैं। फिर ब्रुक जब घर लौटती है तभी जारा उसे देखकर पूछती है कि आप कहाँ गई थी? तो वो बताती है कि देखो, बात क्रिस की है इसलिए तुम गलत मत समझना। हम दोनों डिनर के लिए मिले थे उस दिन के बारे में बात करने के लिए और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो जारा सवाल करती है, बस डिनर के लिए गई थी या और भी कुछ था? यानी कि वो अपनी मॉम की बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि जारा अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि मेरी मॉम मेरे बॉस के साथ ये सब क्या कर रही है और वहीं ब्रुक भी अपनी मदर इन लॉ को कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी को झूठ बोला है। तो मदर कहती है, चिंता मत करो, ये तुम्हारी लाइफ है, इसे खुलकर जीना तुम्हारा हक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ब्रुक और क्रिस को दिखाया जाता है जहाँ दोनों मिलकर काफी लंबे समय से एक जगह पर खूबसूरत पल गुजारते हैं और एक एक मोमेंट को बहुत ही खूबसूरती से एंजॉय करते हैं। उसके बाद क्रिस की शूटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन क्रिस की ओवर एक्टिंग देखकर डायरेक्टर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसलिए जारा और डायरेक्टर क्रिस को समझाते हैं कि और अच्छा एक्टिंग करना होगा। सीन में थोड़ा ओवर एक्टिंग पता चल रहा है। अब शूटिंग के
बाद जारा अपनी फ्रेंड जेनी को लेकर जब घर लौटती है तो उसकी मॉम उसे बाय बोलकर बहुत ही जल्दी में कहीं निकल जाती है। इसके बाद जारा और जेनी वाइन पीते हुए बातें करने लगती हैं, जहां पर जारा बताती है कि क्रिस ने एक नया राइटर ढूंढ लिया है और उसने उसे बताया भी नहीं, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है। फिर जब वो अपने मॉम के रूम में जाती है तो वहाँ एक नोट देखकर उसे पता चलता है कि नया राइटर और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है और अपनी फ्रेंड को लेकर क्रिस की एक पार्टी में चली जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी मॉम जल्दी जल्दी इसी पार्टी में ही आ रही थी। वहाँ पहुंचकर वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, पर मॉम कहती है मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाली थी कि स्क्रिप्टिंग का काम मैं कर रही हूँ। क्रिस बहुत ही अच्छा इंसान है और तुम्हारे डैड के बाद मुझे दोबारा एक अच्छा इंसान मिला है। ये सुनकर जारा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आप क्रिस जैसे घटिया इंसान के साथ मेरे डैड को कैसे कंपेयर कर सकती हो। वो एक धोखेबाज इंसान है और बाकी लड़कियों की तरह वो आपके साथ भी ऐसा करेगा। अगर आपको उसके साथ वक्त गुजारने में मजा आता है तो मैं घर छोड़ दूंगी। ये सुनकर जारा की मॉम गुस्से में ये बोल देती है कि तुम अगर मेरी बेटी नहीं होती तो अच्छा होता। इससे जारा बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और इमोशनल होकर वो घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और गुस्से में अपनी फ्रेंड जेनी के घर में चली जाती है। वहाँ अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों ने मिलकर ही मुझे धोखा दिया है। मैं स्क्रिप्ट के लिए स्टेला के पास बार बार जाती रही और मेरी मॉम ने पीठ पीछे उसके स्क्रिप्ट के लिए काम किया और मुझे बताया तक नहीं। वही जारा की मॉम अपने मदर इन लॉ के घर क्रिसमस की तैयारी के लिए आई होती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि जारा गुस्सा करके अपनी फ्रेंड के घर चली गई है। तो मदर कहती है कि तुम चिंता मत करो, क्रिसमस मनाने के लिए मैं अपनी पोती को यहाँ बुलाकर जरूर ले आऊंगी। इसके बाद जारा भी वहाँ पहुँच जाती है और अपनी ग्रैंड मदर को बताती है कि आपको पता है उन्होंने मेरे डैड के साथ क्रिस को कंपेयर कर दिया। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि जब तुम 13 साल की थी तब तुम्हारे डैड गुजर गए। उसके बाद बार बार मैं तुम्हारी मॉम को ये समझाती रही कि वो अपने लाइफ को खुलकर जिए, लेकिन उसने आधी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी और तुम्हारी मॉम सिर्फ तुम्हारे लिए मॉम है, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक औरत भी है। फिर जारा देखती है कि क्रिस भी यहाँ पर पहुँच चुका है, जिससे वो गुस्सा करने लगती है, पर ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने ही क्रिस को बुलाया है और तुम्हें थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। तुम्हारी मॉम ने आधी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी और उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। हाँ जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल है, पर तुम इस बात से खुश नहीं हो तो कम से कम इस क्रिसमस पर खुश रहने का दिखावा करो और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर रात के समय हम सभी को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं और सभी काफी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अब डिनर के बाद दोनों सास बहू मिलकर क्रिस के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर जारा की मॉम बताती है कि आपको ये बात पता नहीं है, पर मेरे और जारा के डैड के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे। वो मुझसे डिवोर्स चाहते थे और इसी बीच अचानक बीमार होकर वो गुजर गए और अब अगर क्रिस की बात है तो मैं कोई होप नहीं रखना चाहती, लेकिन ये रिलेशन खत्म हो गया तो मैं एक बार फिर से पूरी तरह टूट जाऊंगी। और इन दोनों की सभी बातचीत जारा थोड़ी दूर से सुन रही होती है। फिर सब लोग मिलकर क्रिसमस मनाते हैं, जहाँ क्रिस सबको एक एक गिफ्ट देता है और सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद घर जाने के समय जब जारा कार में बैग रखने जाती है तो क्रिस के बैग में उसे एक ईयरिंग मिलता है। ये चीज देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि क्रिस किसी के साथ जब ब्रेकअप करता है तो उसे ईयरिंग गिफ्ट करता है, लेकिन अभी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। फिर घर लौटने के बाद वो जाकर क्रिस को बोलती है कि तुमने तो बहुत ही बढ़िया गेम खेला है, मैंने बहुत सोचने के बाद तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगी थी, लेकिन तुमने फिर से मुझे शॉक्ड कर दिया। इसके बाद वो क्रिस के बैग से वो ईयरिंग निकालकर अपनी मॉम को बता देती है कि क्रिस जब भी किसी के साथ ब्रेकअप करता है तो उसे डायमंड ईयरिंग्स गिफ्ट करता है और मेरे ही जरिए वो ईयरिंग्स लेकर आया करता था, लेकिन इस बार आपके साथ भी ब्रेकअप करने के लिए वो ऑलरेडी ईयरिंग्स खरीद चुका है। और फिर अपने मॉम से पूछती है क्या क्रिस आपको कभी न्यूयॉर्क स्टूडियो घुमाने के लिए लेकर गया था, क्योंकि ब्रेकअप से पहले वो सबके साथ ऐसा ही करता है। ये सुनकर जारा की मॉम को पूरी तरह यकीन हो जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टूडियो के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो क्रिस को यहाँ से जाने के लिए कह देती है और उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देती, तो क्रिस भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन इन सबसे जारा की मॉम एकदम टूट जाती है, क्योंकि इतने सालों के बाद वो किसी को सच में चाहने लगी थी। इसके बाद जारा अपने फ्रेंड जेनी के घर जाती है और उसे बताने लगती है कि उसके मॉम के साथ क्रिस ने क्या किया। पर जेनी कहती है क्या तुम 1 मिनट के लिए चुप रहोगी, तुम बहुत दिनों से हर बार सिर्फ अपने ही दुख के बारे में बताती हो। मेरी ब्रेकअप हो चुकी है और 10 दिनों से तुम्हें कई बार मैंने बताने की कोशिश की है। पर जारा कहती है 3-4 दिन पहले मैंने तो सब कुछ तुम दोनों के बीच में सही देखा है, लेकिन जेनी बोलती है कुछ भी सही नहीं था, तुम सिर्फ अपने फीलिंग्स के बारे में ही बात करती रही, कभी भी मेरे बारे में नहीं पूछा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। इस बात से जारा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगती है। और यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जहाँ पर हमें जारा की मॉम को भी दिखाया जाता है, जो क्रिस के बारे में सोचकर दुखी थी और क्रिस भी दुखी था, क्योंकि जारा और उसकी मॉम उसे गलत समझ रही थी और उसे धोखा देने का उसका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। फिर न्यू ईयर की खुशी में जारा अपनी फ्रेंड के घर गिफ्ट लेकर जाती है और दोनों में फिर से सब कुछ सही हो जाता है। अब न्यू ईयर खत्म होने के बाद जारा क्रिस के घर जाती है, जहाँ पर क्रिस बहुत ही दुखी होकर बैठा था और 2-3 दिनों से शूटिंग पर भी नहीं जा रहा था। वो जारा से कहता है मैं हीरो का रोल प्ले तो करता हूँ, लेकिन मुझे एक विलन का रोल करना चाहिए, क्योंकि मैं एक विलन हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मैंने एक बार सोचा था तुम्हारे मॉम के
साथ ब्रेकअप करने के लिए, और वो इयररिंग्स भी खरीदे थे क्योंकि वो मेरे आदत है। मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार का लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम को खुश देखकर मैं कभी भी उन इयररिंग्स को न देने का फैसला कर लिया था और भूल गया था कि वो मेरे बैग में है। और न्यूयॉर्क स्टूडियो के बारे में तो तुम्हें भी पता है, मैं वहाँ पर फैंस और फोटोग्राफर से बचने के लिए जाता हूँ, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और अब तो तुम भी अपना जॉब छोड़ रही हो, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ारा समझ जाती है कि वो गलत थी। फिर वो कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं जाने से पहले सब कुछ ठीक करके जाऊंगी। उसके बाद ज़ारा घर पर आती है और अपनी मॉम से बातें करने लगती है कि आप दुनिया के सबसे प्यारी मॉम हो और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। कभी कभी इंसान को एक छोटी सी चीज समझने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। मैं भी एक वक्त पर आपको गलत समझ रही थी, लेकिन अब समझ चुकी हूँ कि हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें उनके तरीके से जीने देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी खुशी खुद के तरीके से महसूस करने का पूरा हक है और इससे हमें भी खुशी मिलती है। आपने मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अकेले ही कई साल ऐसे गुजार दिए। ये कहकर वो अपनी मॉम को गले लगाकर बहुत रोती है। इसके बाद वो क्रिस को लेकर शॉपिंग मॉल पर जाती है। क्रिस कभी भी शॉपिंग मॉल में नहीं जाता था क्योंकि फैंस उसे घेर लेते थे, लेकिन आज वो मॉल के अंदर जाकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि सारे लोग बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। कोई भी सेल्फी लेने के लिए जिद नहीं कर रहा था और यहाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसे कि उसे कोई पहचानता ही नहीं। इससे वो बहुत रिलीफ फील करता है और ज़ारा के साथ शॉपिंग करने लगता है। दूसरी तरफ ज़ारा की ग्रैंड मदर ब्रुक को लेकर शॉपिंग मॉल पर आई होती है और ब्रुक को मॉल के अंदर जाकर उसके लिए एक ड्रैगन फ्रूट लेकर आने के लिए कहती है। तो ब्रुक मॉल के अंदर चली जाती है और फ्रूट लेते वक्त वो क्रिस और ज़ारा को देखती है, तो वो दोनों एक दूसरे को हाई कहते हैं। पर ज़ारा की मॉम समझ जाती है कि क्रिस से मिलवाने के लिए ज़ारा ने ही ऐसा किया है। तो ज़ारा बताती है कि हाँ, ये सब मैंने किया है, पर मुझे लगा कि एक आखिरी बार आप दोनों को बात कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं ग्रैंड मदर की मदद से आपको यहाँ लाई हूँ। ये कहकर वो दोनों को छोड़कर चली जाती है। फिर क्रिस और ब्रुक एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो क्रिस बताता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं था जैसा तुमसे मिलने के बाद बन गया हूँ। मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन प्यार का एहसास मुझे तुमसे मिलने के बाद हुआ। क्या हम दोनों फिर से एक साथ जीने की कोशिश नहीं कर सकते? तो ब्रुक भी मान जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ज़ारा ने प्लानिंग करके असल में पूरे मॉल को एक फिल्म सेट बना दिया था और वो सब कुछ ऑपरेट कर रही होती है और दोनों को एक साथ देखकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रुक की एक बुक पब्लिश होकर वो बहुत ही फेमस हो चुकी थी और ज़ारा फाइनली एक मूवी प्रोड्यूसर बन जाती है और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।